एक मुल्क के हुक्मरानों के साथ कितनी दिक्कतें जुड़ी हो सकती हैं। ये मुल्क जो हमारे पड़ोस में है, ये मुल्क जिसका नाम चीन है, जिसने कोरोना के मामले में लापरवाही बरती और पूरी दुनिया ने भुगता, जो पूरी दुनिया में घुसपैठ कर चुका है, कभी कारोबार फैलाने के नाम पर तो कभी किसी मदद को देने के नाम पर, जो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार करता है और जो दूसरे देशों की सरकारी संस्थाओं में घुसकर जासूसी करता है, जैसे मशीनों के जरिए उसकी जासूसी काफ़ी ना हो। चीन का कौन सा नया कांड सामने आया है और इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, सब बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है। बात एक डेटाबेस की होगी जिसके सामने आने के बाद हंगामा बरपा है। कई देशों की जांच एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। वहां अब तक हुए नुकसान का जोड़ घटाव चलने लगा है। क्या लिस्ट है, ऐसा क्या है इसमें कि चीन पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं और भारत में इस पर अब तक क्या हुआ, ये जानते हैं। सबसे पहले जानिए एक कमेटी के बारे में। इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, शॉर्ट में बोलते हैं IPAC। जून 2020 में बनी थी। इसका काम है चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखना, डेमोक्रेटिक देशों को चीन, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए, ये कमेटी इस पर चर्चा करती है। 19 देशों के 150 से ज्यादा सांसद इसके मेंबर हैं। इस साल सितंबर के महीने में IPAC को एक डेटाबेस मिला। असल में यह डेटाबेस पब्लिक डोमेन में अप्रैल 2016 में ही आ गया था, एक लीक के जरिए। टेलीग्राम नाम की ऐप पर एक चैटरूम में यह लीक हुआ। इसे शंघाई के एक सर्वर से उड़ाया गया, लेकिन तब इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब IPAC ने इस डेटाबेस की जांच करवाई तो इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 20 लाख सदस्यों की लिस्ट मिली, फुल जानकारी के साथ। इसमें 63% पुरुष हैं, लगभग 99% मेंबर हान जाति के हैं। हान चीन के मूल निवासी माने जाते हैं। चीन में उनका प्रभुत्व है। डेटाबेस में और क्या था? पार्टी में इन लोगों के पद, नाम और जन्म की तारीख, इसके साथ साथ नेशनल आइडेंटिटी नंबर, जाति और घर का पता भी। दुनिया भर में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की 79,000 शाखाओं की जानकारी भी सामने आई। इतिहास में पहली बार CCP मेंबर्स की ऐसी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आई। IPAC ने यह डेटाबेस 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सौंपा। आगे की जांच हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि CCP के मेंबर्स न सिर्फ दुनिया की टॉप कंपनियों में काम कर रहे हैं, बल्कि कई देशों के दूतावासों और सरकार में भी उनकी घुसपैठ है। इनमें से कई लोग ऐसे पदों पर हैं जहां से वो किसी देश की पॉलिसी पर असर डाल सकते हैं। जिन कंपनियों के नाम सामने आए उनमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका का नाम भी है। ये दोनों कंपनियां कोरोना वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। इसके अलावा बोइंग, एयरबस और रोल्स रॉयस में भी सैकड़ों की संख्या में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर मौजूद हैं। ये कंपनियां डिफेंस के साजो सामान बनाती हैं। लंबी लिस्ट है कंपनियों की। इतना समझ लीजिए कि दुनिया की हर बड़ी टेक, फार्मा और डिफेंस सेक्टर की कंपनी में चीन का सीधा हस्तक्षेप हो रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सदस्यों का दखल ब्रिटेन के हर मामले में है। ब्रिटिश दूतावास, यूनिवर्सिटीज और बैंकों में उनकी भरमार है और एक मेंबर तो MI6 के दफ्तर के पास काम करता है। MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, जैसे अमेरिका में CIA, इजराइल में मोसाद या भारत में रॉ। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का अखबार है दी ऑस्ट्रेलियन। ये डेटाबेस उनके पास भी पहुंचा। उनकी जांच में सामने आया कि कम से कम 10 देशों के दूतावासों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर अहम पदों पर हैं। चीन के प्रति पॉलिसी डिसाइड करने में उनका हाथ रहता है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप। इसमें CCP के 23 मेंबर काम कर रहे हैं और यहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा भी चलती है। अभी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया है तो ऑस्ट्रेलिया और चीन की तनातनी भी समझ लीजिए। संदर्भ समझ में आएगा कम्युनिस्ट पार्टी के वहां पर घुसपैठ का। ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर के महीने में एक चीनी प्रोफेसर का वीजा रद्द किया। शंघाई के रहने वाले चेन होंग अक्सर ऑस्ट्रेलिया आते थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी मुखर भी थे। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी है एशियो। एजेंसी ने होंग से खतरे की आशंका जताई थी और अभी जो लिस्ट पब्लिक हुई है उसमें होंग का भी नाम है। पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। अगस्त 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी हुआवे को बैन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी में भी चीन की गुंडागर्दी की आलोचना करता है। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर भी चीन के खिलाफ इंक्वायरी की मांग उठी थी और तब से चीन मौका तलाश रहा था।
चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार कैसे किया? जब ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने अफगानिस्तान में वॉर क्राइम से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक फर्जी तस्वीर ट्वीट की। इसमें एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक एक बच्चे की गर्दन खून से सना चाकू रखता दिख रहा है, मतलब गर्दन पे चाकू। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तस्वीर हटाने और माफी मांगने के लिए चीन से कहा, लेकिन चीन ने कुछ भी नहीं किया। तो ये तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच अदावत की हालिया पृष्ठभूमि है, और इसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर किस कदर ऑस्ट्रेलिया में दखल रखते हैं, वो लिस्ट जब सार्वजनिक हुई तो ऑस्ट्रेलिया के सत्ता प्रतिष्ठान और सुरक्षा प्रतिष्ठान सकते में आ गए हैं। क्या बात सिर्फ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की होगी? क्या सिर्फ वहीं असर हुआ? नहीं, इस डेटाबेस से भारत की चिंताएं भी बढ़ी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 7 ब्रांच काम कर रही हैं। पार्टी का एक सदस्य शंघाई स्थित भारतीय दूतावास में 2014 से 2017 तक पोस्टेड था। कुल 92 मेंबर्स का इंडिया कनेक्शन अब तक सामने आया है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक यह भी पता नहीं चल सका कि इस डेटाबेस में जिनका नाम आया उन्होंने क्या जासूसी की, कितना नुकसान पहुंचाया। यह भी पता नहीं चला कि इसकी भरपाई कैसे होगी और इनके साथ कौन और जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत छोटा टुकड़ा है जिनकी जानकारी अभी सामने आई है। और इस सब की वजह क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चर। इस पार्टी के कुल 9.2 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी की मेंबरशिप हासिल करने के लिए वफादारी साबित करनी होती है। ये कितना मुश्किल है, इसे एक आंकड़े से समझते हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक 10 लोग पार्टी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और तब एक को चुना जाता है। ऐसा नहीं कि मिस कॉल दिया या एक फॉर्म भरा और पार्टी के मेंबर बन गए। इसके अलावा मेंबर्स को शपथ लेनी होती है कि वे समय पड़ने पर पार्टी के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, पार्टी का हित सबसे ऊपर रखेंगे। हम जानते हैं कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। पार्टी के आदेश जारी होते हैं और उनका अक्षरशः पालन होता है बिना किसी नानुकुर के। अच्छे बुरे पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए ये लिस्ट सवाल खड़े करने वाली है। इन देशों को अपने नुकसान का अंदाजा नहीं है। कई मेंबर ऐसे हैं जो एक ही जगह पर 16 वर्षों से टिके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस खुलासे से अचानक सारा वर्ल्ड ऑर्डर सकते में आया है। लेकिन सकते में वो एक और बयान से आया है। यह बयान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है। जिनपिंग खुल्लम खुल्ला दावा करते हैं कि 2049 तक चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी होगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये 20 लाख पार्टी मेंबर उसी मिशन में लगे हैं? आशंका बलवती है। इसकी जांच होनी चाहिए, होगी भी, और जो सच है वो सामने आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी इसकी सख्ती से जांच करे और जांच के जो नतीजे हैं उनसे देश को अवगत कराए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि सारे चेक पॉइंट्स लगाए ताकि चीन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मेंबर हमारे देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में घुसपैठ न कर सके। आपने खुलासे की बात जानी, अब चीन की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ चीन जैसा सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी है तो सबका पक्ष रखा जाता है। चीन क्या कह रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी का भोंपू अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस रिपोर्ट को निजता का हनन बताया है। जो पूरी दुनिया में प्राइवेसी की ऐसी तैसी फेर रहा है, उसे अपनी प्राइवेसी की चिंता हो रही है। अखबार ने यह भी कहा कि वेस्टर्न मीडिया ने बात का बतंगड़ खड़ा कर दिया। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि डेटाबेस फर्जी हो सकता है, जिसके जरिए आम चीनी नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये बात क्या यहां पर खत्म हो जाती है? नहीं, एक सलाह सुन लीजिए। शुरू में हो सकता है विषयांतर लगे, लेकिन बाद में घेरा पूरा हो जाएगा। एक कमाल की टीवी सीरीज है इजराइल और फिलिस्तीन की तकरार पर बेस्ड, फौदा। हिंदी में फौदा का मतलब होता है दंगा। कहानी क्या है? एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है। इसका मकसद है पॉसिबल अटैक को रोकना। इसके एजेंट अपनी पहचान बदलकर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं, उनके प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, उनकी चाल भांपते हैं, और इस जानकारी के जरिए इजराइल अपनी सुरक्षा करता है। अगर आपकी दिलचस्पी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स या फिर जासूसी अभियानों में है तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। और फौदा का जिक्र क्यों? क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियां जासूसी करती हैं, लेकिन जब बात चीन की हो तो वहां नजर टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि चीन अपने सब के सब नागरिकों को इसी काम में लगा के रखता है, और जब वो काम के नहीं होते तो दमन कर देता है, चाहे वो कल्चरल रेवोल्यूशन हो या फिर तियानमेन स्क्वायर में चला टैंक। इस मुल्क को सिर्फ अपने साम्राज्य के विस्तार की परवाह है, दुनिया की परवाह नहीं है। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी फ्रांस से है। यहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नियम के मुताबिक अब वो हफ्ते भर आइसोलेशन में रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑफिस का काम करते रहेंगे। मैक्रो लेबनान की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब यात्रा रद्द हो गई। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर तेज हो गई है। 16 दिसंबर को एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए।
फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 60,000 तक पहुंच चुकी है। अगली सुर्खी भी फ्रांस से है। शार्ली एब्दो के ऑफिस पर 2015 में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। पिछले 3 महीने से इस आतंकवादी हमले की सुनवाई चल रही थी। इसमें फैसला आ गया है। पेरिस की एक अदालत ने 14 लोगों को दोषी करार दिया। इन्हें कोर्ट ने 4 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई। 14 में से 11 आरोपी सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत में मौजूद थे। तीसरी सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका में कोरोना से मरने वालों को जलाने का नियम है, भले ही वो मुस्लिम क्यों ना हो। इस्लाम में शव को दफनाने की परंपरा है। मुस्लिम श्रीलंका सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब इस मामले में मालदीव कूद गया। मालदीव ने कहा है कि वो ऐसे श्रीलंकाई मुस्लिमों का अंतिम संस्कार अपने यहाँ करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने मालदीव के इस बयान की आलोचना की। कहा जा रहा है इससे श्रीलंका के मुसलमान और अलग थलग पड़ जाएंगे। श्रीलंका में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जिंदगी की कीमत और जीवित लोगों की कीमत ज्यादा होती है। बाकी सब मान्यताएं बदली जा सकती हैं, क्योंकि इंसान जिएगा तभी अपनी मान्यताओं का पालन करेगा। और सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के मसलों को देखते हुए इस तरह के फैसले करने का पूरा अधिकार है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।